हाय गाइज, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइज आज हम लोग अदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जितने भी सारे अदर न्यूज है ये सारे कंप्लीट करेंगे। ये आज जो है इसका छठा पार्ट होने वाला है। इसके पहले 5 पार्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। 5 या 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये इसके लास्ट वाला है और 2 दिन और टाइम लगेगा। 2 से 3 दिन में हम लोग पूरे वीडियो को फिनिश कर लेंगे। इसके पहले आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर पीटी 365 का यहाँ लिख देते हैं। पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर, इसके साथ ही इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ये सारे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशन, पर्सनालिटी इन न्यूज़, प्लेसेस इन न्यूज़ ये सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। सोशल इशू जितने भी सारे हैं पीटी 365 का पूरे 1 साल का कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। विथ स्टैटिक पोर्शन हमने कंप्लीट किया हुआ है। आप लोग वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद बहुत जल्द ये MCQ जो है कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत ये जो है साइंस एंड टेक का वीडियो चल रहा है, ये लास्ट है। इसके बाद जो है बहुत जल्द हम MCQ लाने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय हम आप लोग का किल नहीं करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक कण यानी कि एक पार्टिकल को रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में, फिर से यहाँ पे हाईलाइट कर दें, यानी कि एंटी मैटर जो है ये क्यों चर्चा में है, तो अपन पढ़ के जाना है एग्जाम में। तो एंटी मैटर की बातें करें तो हाल ही में वैज्ञानिक जो है, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक कण यानी कि पार्टिकल, जो छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, उसको रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर में सबसे भारी एंटीमीटर न्यूक्लियस का पता लगाया है। ठीक है, तो इसके पता लगाया है तो अपन एक एक न्यूज़ हमें फैक्ट कलेक्ट करना है, विथ स्टैटिक पढ़ के जाना है। जहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप हो तो अपन क्वेश्चन सोल्व कर ले। कह रहे हैं कि इसे एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 इसका नाम दिया गया है, यानी कि जो एंटी मैटर मिला है इसका नाम क्या दिया गया है, एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 इसका नाम दिया गया है। ये जो है एंटी प्रोटॉन, 2 एंटी न्यूट्रॉन और एंटी हाइप्रोन से बना हुआ है। फिर से रिपीट करूँ, किस किस से बना है, तो एंटी प्रोटॉन से बना है और 2 एंटी न्यूट्रॉन्स और एंटी हाइप्रोन से बना हुआ है। ठीक है, एंटी मैटर की बातें करें तो वैसे पदार्थ के प्रत्येक मूल कण के लिए समान द्रव्यमान वाला लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला एक विरोधी या फिर प्रतिकण यानी कि एंटी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कणस वगैरह होते हैं, इसे मौजूद होते हैं और इसे एंटी मैटर कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर की बातें करें तो ये आवेशित पॉजिट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन को एंटी मैटर कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित एंटी मैटर पार्टिकल पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, मैटर और एंटी मैटर कण हमेशा युग्म के रूप में उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक कण और उसके विरोधी कण प्रतिकण टकराते हैं तो वे ऊर्जा यानी कि एक एनर्जी की एक चमक और एक फ्लैश के रूप से नष्ट हो जाते हैं और नए कण प्रतिकण एंटी पार्टिकल उत्पन्न होता है उसे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो न्यूज चर्चा में है। कह रहा है कि हाई एनर्जी फोटोन सोर्स क्यों चर्चा में है, तो चीन ने हाल ही में हाई एनर्जी फोटोन सोर्स बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि हाई एनर्जी फोटोन सोर्स आखिर है क्या। शॉर्टकट इसे HEPS कहते हैं, हेप्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि हाई एनर्जी फोटोन सोर्स। ठीक है, ये जो है एशिया का पहला सबसे दीप्तिमान सिंक्रोट्रॉन एक्सरे होगा। ठीक है, सिंक्रोट्रॉन की बातें करें तो सिंक्रोट्रॉन जो है ये बिजली की मदद से सूरज की तुलना में 10 लाख गुना अधिक दीप्तिमान प्रकाश की तीव्रता कणें उत्पन्न करेगा। यानी कि कुल मिला के हाई एनर्जी फोटोन जो है सूरज के तरह यानी कि सनलाइट की तरह जो है, सूरज की तरह ये जो है धरती पे इसका प्रकाश को कैप्चरिंग करेगा चाइना, और उससे जो है यूटिलाइज करेगा बहुत सारे चीज़ों में उसका यूटिलाइजेशन करेगा। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मतलब इसे आर्टिफिशियल समझ लो कि ये आर्टिफिशियल तरीके से सनलाइट यानी कि सूरज जो है सन को बनाएगा हाई एनर्जी फोटोन सोर्स के माध्यम से, और ये इसका जहाँ जहाँ उपयोग होगा वहाँ पे ये करेगा। तो इसलिए चर्चा में है कि ये एशिया का पहला दीप्तिमान सिंक्रोन एक्सरे होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग देखेंगे, कह रहा है ये एशिया का पहला सबसे दीप्तिमान सिंक्रोट्रॉन एक्सरे होगा। सिंक्रोट्रॉन जो है बिजली की मदद से सूर्य की तुलना में 10 लाख गुना, यानी जो सूर्य हमारा
जो प्रकाश देता है उसके तुलना में 10 लाख गुना अधिक दीप्तिमान प्रकाश की तीव्र किरणें उत्पन्न करेगा। यानी कि अभी जितना सूर्य जो रोशनी देता है उससे आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पूरा लाइक जितना प्रकाश उत्पन्न करता है सूर्य उसके 10 लाख गुना, आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा हो गया। अच्छा, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? तो शोधकर्ता जो है यानी कि जो रिसर्च करता है, रिसर्चर जो है, ये पदार्थों को स्पेस टाइम एनर्जी आयामों के साथ साथ अणु और परमाणु, इलेक्ट्रॉन और घूर्णन के बारे में समझ को विकसित करेगा। यानी कि सूर्य के पास जा करके तो सैटेलाइट वगैरह भेजा नहीं जाता है क्योंकि उसकी इतनी तीव्र प्रकाश होती है कि जला सकता है और वहाँ पे टिकना संभव है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब है तो इसलिए इसको समझने के लिए आर्टिफिशियल जो है बनाया जाएगा और उसे अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। इंडस 1 पहल जो है भारतीय सिंक्रोट्रॉन सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये रहा ज्वाइंट रेडियो सोर्सेज। तो ज्वाइंट रेडियो सोर्सेज क्यों चर्चा में है, ठीक है। ज्वाइंट रेडियो सोर्सेज की बातें करें तो हाल ही में भारतीय खगोलविदों ने ज्वाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके करंट 34 नए ज्वाइंट रेडियो सोर्सों की खोज किया है, ठीक है। यानी कि 34 नए ज्वाइंट रेडियो सोर्स की 34 जो है यानी भारतीय जो खगोलविद है ये इसके रिसर्च करके इसका लाइक इसे खोज की है, ठीक है, डिस्कवरी की है, आप ऐसे समझिए। तो जीएमआरटी की बातें करें तो जीएमआरटी को शॉर्टकट बोलते हैं जीएमआरटी लाइक गेंट रेडियो सोर्सेज, ठीक है। तो ये पुणे के पास स्थापित किया गया है। इसका संचालन राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिक केंद्र के द्वारा किया जाता है। ज्वाइंट रेडियो सोर्स के बारे में बातें करें तो ये ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट में शामिल है और इनके केंद्र में एक सुपरमैन ब्लैक होल होता है, ठीक है। यानी कि एक केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये ब्लैक होल जीआरएस का मतलब गैंट रेडियो सोर्सेज जो है ये केंद्रीय इंजन के रूप में कार्य करते हैं, आसपास के मैटर की खींचता है और उन्हें गर्म प्लाज्मा के जेट बनाता है और रेडियो उत्सर्जन विशाल लोब का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है कि ज्वाइंट रेडियो सोर्सेज जो है ये भारतीय खगोलविद जो है 34 ज्वाइंट रेडियो सोर्सेज का खोज किया है, जो अपन पढ़ के जाना है। स्थापित कहाँ किया गया है तो जीएमआरटी पुणे में किया गया, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दूसरा जो न्यूज है दक्ष परियोजना। तो दक्ष प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बातें करें, आखिर दक्ष प्रोजेक्ट है क्या। तो आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है, यानी कि आईआईटी बॉम्बे दक्ष परियोजना टीम का नेतृत्व कर रहा है। कौन कर रहा है तो आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। हो सकता है पूछे आईआईटी मद्रास कर रहा है, आईआईटी पुणे कर रहा है, आईआईटी दिल्ली कर रहा है, तो नहीं, आईआईटी बॉम्बे कर रहा है। दक्ष परियोजना की बातें करें तो इसमें शामिल अन्य सहयोगी संस्थान कौन कौन से हैं? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, पीआरएल जिसको बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR है, इसके साथ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI है। यानी कि आईआईटी बॉम्बे की परियोजना का टीम नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्वकर्ता कौन है? आईआईटी बॉम्बे है, लेकिन इसके साथ अन्य भी इसके साथ और भी अनुसंधान प्रयोगशाला है, तो वो है PRL है, यानी कि फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI, ठीक है। ये तीनों मिलकर के इसके सहयोगी है, ठीक है, साथ दे रहा है, ठीक है। दक्ष परियोजना की बातें करें यानी दक्ष प्रोजेक्ट की बातें करें तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये परियोजना के तहत हाई एनर्जी वाले 2 स्पेस टेलीस्कोप बनाने की योजना है। ये टेलीस्कोप खगोलीय विस्फोट घटना के स्रोतों का अध्ययन करेगा। इसका उद्देश्य क्या है? गुरुत्वाकर्षण तरंगों के स्रोतों के हाई एनर्जी समकक्ष स्रोतों का पता लगाना है। इसके साथ ही उनकी अवस्थिति निर्धारण करना है, उनकी विशेषताएं बताना है। गामा रे बर्स्ट की बातें करें तो ये आंशिक संकेत का भी पता लगाना और उसका अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गामा रे पता लगाने वाले अन्य मिशन क्या क्या, अन्य जो मिशन है वो कौन कौन से है। तो एक्स्ट्रोसैट मिशन के बारे में पूछे तो ये भारत का मिशन है। इसका मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है नासा के द्वारा, नासा किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। एक नासा ये अमेरिका का रिसर्च एजेंसी है। तो ये टेलीस्कोप व्यापक एनर्जी रेंज में गामा रे स्रोतों को नजर रखता है। और भारत के द्वारा कौन स्टार्ट किया गया है? एस्ट्रोसैट भारत का है।
और फर्मा गामा रे स्पेशल टेलीस्कोप ये नासा का है, ठीक है। नासा की फिर स्विफ्ट भी है ऑब्जेक्टरी, ये ऑब्जर्वेटरी है, ये गामा रे विस्फोट का अध्ययन करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नासा के स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी भी है और फर्मा गामा रे स्पेस टेलीस्कोप भी नासा का है, ठीक है। तो आपको इतना पढ़ के ओवरऑल जाना है कि क्वेश्चन अगर स्टैटिक से पूछे तो आप बता पाएंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन, यानी कि हाइड्रोजन लाइन जो है 21 सेंटीमीटर लाइन, हाल ही में हाइड्रोजन लाइन सुर्खियों में क्यों रहा है? तो हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर के बारे में बातें करें तो ये आणविक हाइड्रोजन के द्वारा उत्सर्जित एक स्पेक्ट्रल लाइन है, ठीक है। ये तब उत्सर्जित होता है जब एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभि की परिक्रमा करता है उच्च ऊर्जा स्तर के अचानक निम्न ऊर्जा तक पहुंच में मदद करता है। इस घटना के दौरान प्रकाश के रूप में विशेष रूप से लगभग 21 सेंटीमीटर की तरंग दैर्घ्य के साथ ऊर्जा निर्मुक्त होता है। रेडियो खगोल भौतिक में उपयोग सौर मंडल ब्रह्मांड की संरचना विकास के अध्ययन में सहायता मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज जो है ये चर्चा में क्यों है। अब हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे। तो स्पेस टेक्नोलॉजी की बातें करें तो इसरो और संबंधित घटनाक्रम जो भी सारे हैं, इसरो से रिलेटेड जो सारे घटना जो घटित हुआ है ये सारे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम ओरिएंटेड है, अपन पढ़ के जाना है जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका इसरो से संबंधित घटनाक्रम जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बातें करें, इसकी उत्पत्ति कब हुआ था? तो इसकी उत्पत्ति 1962 में हुआ था, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, यानी कि इनको एस्पार शॉर्टकट बोलते हैं इसको, इनको एस्पार, यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति जो है ये इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1962 में हुआ था, ठीक है, 1962 में हुआ था। और इसके साथ ही इसरो का गठन की हम लोग बातें करें तो इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में हुआ था और 1969 में इसका गठन हुआ था। इनकोस्पार जो है शॉर्टकट इनकोपार कहते हैं, इसको अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति को कहते हैं। इसकी जगह पर ये किया गया था, किसकी जगह पे किया गया था? पहले अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था जिसकी जगह पे इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। फिर 1972 में अंतरिक्ष विभाग के अधीन इसे लाया गया, ठीक है। इसे कौन कौन से कार्य जो है सौंपा गया है, यानी कि कौन कौन काम ये करता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास का उसका उपयोग करना, ठीक है, ये सौंपा गया है। इसके अध्यक्ष की हम लोग बातें करें तो इसरो के नेतृत्व में इसके अध्यक्ष के द्वारा इसरो का अध्यक्ष अंतरिक्ष विभाग के सचिव के साथ साथ अंतरिक्ष आयोग का भी अध्यक्ष होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संगठन की संरचना का अवलोकन, ठीक है। तो संगठन की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष आयोग की हम लोग बातें करें तो अंतरिक्ष आयोग होता है, फिर अंतरिक्ष डिपार्टमेंट होता है, विभाग होता है, अंतरिक्ष कमीशन होता है। अंतरिक्ष विभाग की बातें करें तो एक स्वायत्त निकाय होता है, ये इसरो है और इसरो के एक स्वायत्त निकाय है। फिर स्पेस में और कौन कौन से आप पॉइंट होते हैं वो सारा हम लोग देखेंगे। तो स्वायत्त निकाय में बातें करें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था है, IIST यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। फिर राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला NARL है। उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस जिसे कह सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्पेस, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्पेस आप कह सकते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि ये सारा क्या है? स्वायत्त निकाय है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इन स्पेस, ठीक है, इन स्पेस में कौन कौन आएगा? इन स्पेस और SPES, ठीक है, इसके अंतर्गत एंटिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड आते हैं और ये इसरो की वाणिज्यिक विपणन शाखा होता है जो कि वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष आधारित उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करता है। इसके साथ ही हम लोग बातें करें SPAC में कौन कौन आता है? तो इसके लिए NSIL आता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जिसको कहते हैं। ये इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जो कि भारतीय उद्योगों और उच्च तकनीक अंतरिक्ष संबंधित गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री इसमें हेडेड करते हैं,
वो हेड होते हैं इसके। फिर अंतरिक्ष डिपार्टमेंट आता है, अंतरिक्ष कमीशन आता है, इसके स्वायत्त निकाय होता है, ठीक है, ये खुद से इसका डिसीजन ये लोग ले सकते हैं। फिर इसरो के अंतर्गत आप देख सकते हैं इन स्पेस है, इन स्पेस में कौन कौन वर्क करता है, एसपीएससी है जिसमें एसपीएससी में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वगैरह आ जाएगा, ठीक है। तो अपन ओवरऑल ध्यान देखना है। नेक्स्ट हम लोग न्यूज़ देखेंगे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। स्पेस डॉकिंग जो है, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में अगर हम लोग बातें करें क्यों चर्चा में है, तो हाल ही में भारत सफलतापूर्वक स्पेस डॉकिंग करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया। तो पहले नंबर पे कौन है? अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे चीन है, चौथे नंबर पे भारत है, ठीक है। यानी कि डॉकिंग स्पेस में डॉकिंग एक्सपेरिमेंट करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। इसरो ने पीएसएलवी मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C60 यानी कि C60 के द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उपग्रहों को लॉन्च किया है, ठीक है। स्पेस डॉकिंग के बारे में बातें करें तो स्पेस डॉकिंग में दो अंतरिक्ष यान मानव युक्त और मानव रहित होता है, ठीक है। यानी कि एक मानव रहित होता है यानी कि बिना मनुष्य का होता है, और दूसरा उसमें मनुष्य के साथ ले जाया जाता है। एकदम सटीक तरीके से एक दूसरे के साथ भौतिक रूप से जुड़ा होता है, और इससे दोनों अंतरिक्ष यान ईंधन भरने, मरम्मत करने, चालक दल के आदान प्रदान जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यों के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें अंतरिक्ष कक्षा में अत्याधुनिक फैसिलिटी यानी बहुत सारे वेरियस फैसिलिटी इसमें होते हैं। ये अंतरिक्ष ये जो होता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण आंतरिक अन्वेषण को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलता है। कुछ अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक करते हैं और ये अन्य स्टेशन के साथ बर्थ के माध्यम से जुड़े होते हैं। डॉकिंग में अंतरिक्ष यान स्वयं अपनी कक्षा गति में आवश्यक बदलाव करके स्टेशन से जुड़ा होता है, जबकि बर्थिंग में क्या होता है, एस्ट्रोनॉट जो होता है वो अंतरिक्ष स्टेशन को रोबोटिक आर्म की मदद से अंतरिक्ष यान को जोड़ता है। इसके बाद मिशन कंट्रोल पृथ्वी से नियंत्रण कर संभालता है, ठीक है। रोबोटिक आर्म को बातें करें, आर्म को अंतरिक्ष यान को अटैचमेंट साइट तक ले जाने में निर्देशित करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट आखिर ये है क्या, ठीक है। तो इसरो का स्पेस डेस्क जो है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन इससे संबंधित यानी कि प्रौद्योगिकी प्रदर्शन से संबंधित एक प्रयोग हुआ है जिसमें इसका उद्देश्य है ऑटोनोमस डॉकिंग में महारत हासिल करना, और यह अंतरिक्ष के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण क्षमता है जिसके लिए केवल कुछ गिने चुने हुए देश ही इसमें शामिल होते हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, चीन है और भारत चौथा देश है, ठीक है। चेसर की बातें करें, चेसर और टारगेट नामक दो उपग्रहों को एक ही पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा बहुत कम अंतराल पर स्थित अलग अलग कक्षा यानी कि कक्षा बोलते हैं उसके ऑर्बिट्स में, ठीक है, यानी कि ऑर्बिट्स में प्रक्षेपित किया जाएगा और इसके साथ ही पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर डॉक किया जाएगा। ये तकनीक चंद्रमा से सैंपल लाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण संचालन जैसी अंतरिक्ष योजना के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान दोनों सैटेलाइट डॉकिंग के लिए अपनी कक्षा गति जटिल बदलाव करेंगे, जिनमें शामिल है ऑटोनोमस रेंडेजवस डॉकिंग शामिल है, फॉर्मेशन फ्लाइंग, इसमें दो उपग्रहों के बीच सटीक सापेक्षा स्थिति को बनाए रखने के लिए सटीक कक्षीय नियंत्रण का प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि रिमोट ऑपरेशन इस मिशन के तहत डॉक कॉन्फ़िगरेशन में एक उपग्रह को दूसरे उपग्रह की एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम का उपयोग करके नियंत्रित करने की परीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह अंतरिक्ष में संचालन रख रखाव के लिए रोबोटिक आर्म प्रौद्योगिकी के उपयोग की संभावना की पता लगाएगा। पीएसएलवी की बातें करें तो ये ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी कि इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग देखें तो पीएसएलवी यानी कि पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसके साथ ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है, यानी कि POEM, ठीक है। POEM 4 जो है ये पीएसएलवी C60 के साथ लॉन्च किया जाएगा, दोनों को मिला करके, ठीक है। POEM की बातें करें यानी कि POEM जो है ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसका आखिर उद्देश्य है लॉन्च करने का। इसका उद्देश्य की बातें करें तो ऑन ऑर्बिट प्रयोगशाला के लिए लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करना। अब तक अंतरिक्ष में छोटी कंपनियां स्टार्टअप के द्वारा अपना स्वयं का सिस्टम लॉन्च करना पारंपरिक रूप से बहुत महंगा रहा है, ठीक है। इसलिए इसे किया जा रहा है कि कुल मिला के
लाइक ऑर्बिटर का प्रयोग करके और इसके लागत में कुल मिला के कम में ही सारे कुछ प्रदान हो जाए, अच्छे प्लेटफॉर्म प्रदान हो जाए अंतरिक्ष में। जितनी भी सारी छोटी कंपनियां, स्टार्टअप्स वगैरह है उनका यानी कि स्वयं लॉन्च इसमें आराम से हो सके, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है वो कुल मिला के इसमें सस्ता हो। और भी सारे कंट्रियों का इसमें लाइक और भी किसी का, जैसे आप देखते हैं जैसे किसी जापान का कराना है। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत सारी चीज़ों लॉन्च वगैरह करना होता था तो इसरो जो है ये जा कर के नासा के यहाँ से हम लोग लॉन्च वगैरह कराते थे, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि इसमें और भी सारे चीफ लेवल में सस्ते रेट में यदि होता है तो और भी सारे कंट्री वगैरह को इंक्लूड किया जा सकता है, उसकी और भी सारे लॉन्च वगैरह किया जा सकता है। इसके रणनीति के महत्व क्या क्या हो सकते हैं, तो ये आंतरिक क्षेत्र में स्टार्टअप के समक्ष प्रवेश संबंधी बाधाओं को कम करेगा और भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। यानी कि हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्या मिलेगा, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। नवाचार मतलब क्या होता है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, इनोवेशन यहाँ लिख देते हैं, यानी इनोवेशन करना, यानी कि उस पर रिसर्च करना, उस पर रिसर्च के माध्यम से उसमें जैसे मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर है, जैसे चाइना है, अमेरिका है, रूस है, तो नए नए माध्यम से हम इनोवेशन करेंगे तो इसके माध्यम से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। और आप सभी को पता है कि हमारे भारत जो है कितने ज़्यादा दूसरे पे टेक्नोलॉजी वगैरह में दूसरे देशों पे निर्भरता को कम किया जा सकता है। यानी कि कुल इसका उद्देश्य जो है हम भी पूरे, यानी हम भी कहने का मतलब है कि भारत, ठीक है, भारत जो है वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारे कंपटीटर में शामिल हो, ठीक है, और इसके साथ ही हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी को थोड़ा कम करें, ठीक है। तो नवाचार करना, इनोवेशन करना, खुद का हमारा सब कुछ रहेगा, दूसरों पे डिपेंडेंसी कम रहेगा, है ना। तो ये सारे बातें कही जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी प्रदान किया गया, ठीक है। इससे संबंधित फैक्ट की बातें करें तो संशोधन गगनयान प्रोग्राम में निम्नलिखित शामिल क्या क्या है। दिसंबर 2028 तक BAS शॉर्टकट, इसको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं, BAS, ठीक है। तो BAS 1 जो है, फिर से यहाँ हटा दें हम, गगनयान प्रोग्राम जो है ये दिसंबर 2028 तक बैस 1, बैस का मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 मॉड्यूल का विकास करना और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है BAS के लिए विविध प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन सत्यापन करना। 4 मिशन है, कौन कौन है, फिर इसके साथ गगनयान प्रोग्राम के तहत 4 मिशन को 2026 तक हमें पूरा करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है दिसंबर 2028 तक बैस मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 1 मॉड्यूल का विकास करना है और 4 मिशन 2026 तक हमें पूरा करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अच्छा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन पूछेगा तो एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान यानी कि NGLV के विकास को मंजूरी दिया है। NGLV की बातें करें तो ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा, ठीक है। इसमें लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3 की तुलना में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसकी तुलना में 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता होगी और ये 30 टन के पेलोड की निम्न भू कक्षा में, यानी कि इसके भू कक्षा जो है इसमें ले जाने में आसान होगा, सक्षम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गगनयान प्रोग्राम, ठीक है। तो गगनयान प्रोग्राम की बातें करें, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, ठीक है। दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष यानी कि इसका अंतरिक्ष भारत का पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसका उद्देश्य क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को 3 दिन में मिशन के लिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और ये सुरक्षित वापस लाना, ये इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला स्थापित करना। तकनीकी विकास क्या क्या हो सकता है, तो इससे हमारे गगनयान मिशन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा, जैसे कि चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, इसके यानी कि ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल लाया गया है, जिसके माध्यम से जो चालक होते हैं उसे आराम से सुरक्षित स्पेस में ले जाया जाएगा, ठीक है।
इसके साथ ही LVM-3 ह्यूमन रेटिंग आवश्यकता को पूरा करने के लिए LVM-3 का एक रिकॉन्फिगर्ड किया गया है संस्करण में। इसे 3 चरण होंगे, ठोस होगा, तरल और क्रायोजेनिक। ठीक है, 3 होगा, एक होगा ठोस अवस्था में, दूसरा लिक्विड अवस्था में और तीसरा क्रायोजेनिक में होगा। ठीक है, गगनयान के सफल प्रक्षेपण के उपरांत भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने अंतरिक्ष में मानव भेजे हैं, और ये 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार देख लीजिएगा, आपको हूबहू याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बैस, जिसे हम शॉर्टकट हम लोग बैस कह रहे थे, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत के द्वारा पृथ्वी की सतह से लगभग 400 से लेकर 450 किलोमीटर के ऊपर कक्षा में स्थापित अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसे 5 मॉड्यूल होंगे। इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसका लक्ष्य क्या है, तो पहला मॉड्यूल बेस मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा। बेस मॉड्यूल यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2035 तक संचालन में लाया जाएगा, यानी कि 2035 तक स्पेस जो है, यानी कि अंतरिक्ष में स्पेस में हमारा भी वहाँ पे एक यानी कि स्पेस में हमारा भी एक लाइक आप ये कह सकते हैं कि भारत का भी अंतरिक्ष स्टेशन बनेगा। कब तक बनेगा, 2035 तक बनेगा। 2028 में लॉन्च होगा, 2035 में बनेगा, जो आपन ओवरऑल याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय गाइज, एक चीज और बताना चाहेंगे इसके पहले, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी गवर्नेंस, प्लेसेस इन न्यूज, इसके साथ ही सोशल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन, जितने भी सारी चीज़ें हैं PT 365 पूरे 1 ईयर्स का हमने सारा कंप्लीट करा दिया है। आप लोग वन डे एग्जाम फैक्ट्री मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। मैराथन भी है और डेली वाइज जैसे वीडियो अपलोड होता है वैसे भी है। आप लोग दोनों माध्यम से जिसमें कंफर्टेबल फील करें, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से लाइक 1 घंटा आधा घंटा उसमें भी है, और सारे वीडियो को मर्जिंग करके हमने मैराथन वीडियो बनाया है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 करके 4-4 घंटा 5-5 घंटा का वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो मेरा जैसा भी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा, या फिर इसमें रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है या क्या, आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और बहुत जल्द यानी कि UPSC प्रीलिम्स 25 मई को है, इसके बाद से हम ऑलरेडी जो है आप लोग की डिमांड पर बहुत जल्द हम ये टेलीग्राम बनाने वाले हैं, और उस पर जितने भी सारे PDF है हम डेली अपलोड किया करेंगे, ये मेरा वादा है पक्का। तो वीडियो जो है जितने भी सारे आप लोग को मतलब 2 से 3 बार 4 बार जितना बार, अब तो समय कम है, बट दिन में स्टैटिक पोर्शन पढ़िएगा, और जब आप लोग को मन न लगे तो फिर मेरा जो वीडियो है सारा ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है, उसे फास्ट करके 1.25 करके या फिर 2x करके आप लोग देख सके। फास्ट करके जैसे 4 घंटा का वीडियो है तो 2 घंटा में आप देख सकते हैं ना, फास्ट करके आप लोग देख लीजिएगा। उसे क्या होगा कि दिमाग में पूरा ऑलरेडी सबकॉन्शियस पे सेव होगा, एंड एग्जाम में आपको रिकॉलिंग होगा। जितना ज़्यादा हो सके MCQ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। PY क्वेश्चन आई थिंक आप लोग लगा चुके होंगे, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगा चुके होंगे। बाकी हमने जो प्रॉमिस किया है, जितने भी सारे हमने चीज़ जो पढ़ाए हैं PT 365 का, सारे सब्जेक्ट का हम बहुत जल्द MCQ लाने वाले हैं। उसका ऑलरेडी जो सैम्पल है, एक इन्वायरमेंट का ऑलरेडी हम मेरे चैनल पे वन डे एग्जाम फैक्ट्री इन्वायरमेंट टेस्ट करके है, रिसेंटली PT 365 का हमने अपने हाथों से लिख करके ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि ये जो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, इसका महत्व क्यों है, तो ये बैस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए परीक्षण स्थल के रूप में काम करेगा, और ये लंबी अवधि में मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्यों को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगा। पृथ्वी अवलोकन की बातें करें तो अंतरिक्ष स्टेशन दिन रात दोनों समय में बेहतर आकाशीय यानी कि स्पैटियल रिजोल्यूशन प्रदान कर सकता है। माइक्रो ग्रेविटी की बातें करें तो इस पे आधारित रिसर्च होगा। उदाहरण के लिए मांसपेशियां, हड्डी पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में अलग तरह के प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इससे अदर रिलेटेड थोड़ा फैक्ट है वो हमें पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है UPSC की आदत है, आप जानते हैं, जो न्यूज़ में रहे कभी कभी वो नहीं पूछ के उससे स्टैटिक बियॉन्ड चला जाता है, तो अपन पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन की बातें करें
तो सैल्यूट 1 ये दुनिया का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे अप्रैल 1971 में सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। स्काई लैब की बातें करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा के द्वारा 1973 में प्रक्षेपित किया गया था। ये कार्यशील यानी कि वर्क क्या क्या करता था, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ये एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था और 2000 ईस्वी में कार्यरत था। यानी कि 1998 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और 2000 ईस्वी में ये कार्य करना स्टार्ट हुआ। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन की बातें करें तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन काम करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसे पृथ्वी की निम्न भू कक्षा यानी कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था और ये रख रखाव निम्नलिखित 5 अंतरिक्ष एजेंसी और उनके कॉन्टैक्ट के सहयोग से किया जाता था। नासा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है, रॉसकोस्मोस की पूछेगा तो रूस का है, ईसीए यूरोप का है, यूरोपियन यूनियन का है स्पेस एजेंसी, जैक्सा के बारे में पूछेगा तो जापान का है, सीएसए कहा किसका है तो कनाडा का है, तो ये याद रखना है। चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को 2021 में लॉन्च किया गया था। 2022 के अंत में पूरी तरह से ये संचालन में था। आगे की बातें करें, आगामी की बातें करें तो गेटवे स्पेस स्टेशन ये नासा के नेतृत्व वाले गेटवे प्रोग्राम यानी कि गेटवे स्पेस स्टेशन ये नासा के नेतृत्व वाले गेटवे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आर्टेमिस अभियान के महत्वपूर्ण घटक के रूप में चंद्रमा की कक्षा में पहली आंतरिक स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एक्जियोम स्टेशन की बातें करें तो ये वाणिज्यिक आंतरिक स्टेशन जिसे कि एक्जियोम स्पेस निम्न भू कक्षा वाली संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक आंतरिक स्टेशन होगा, ठीक है। यानी कि आगामी वर्षों की बातें करें जो आने वाले समय में ये सारी चीज किया जाएगा, तो ये जैसे कि ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक आंतरिक स्टेशन होगा। तो आप लोग एक एक चीज़ जो है कौन कौन, रॉसकोस्मोस पूछेगा तो रूस का है, आप सभी को वैसे पता है, ईएसए यूरोपियन यूनियन का है, जैक्सा जापान का है, सीएसए कनाडा का है, नासा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसरो भारत का है। तो ओवरऑल आपको याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो है वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये जो है वीनस ऑर्बिटर मिशन आगे वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। 32 मिनट 7 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द। और एक रीता सिंह कोई स्टूडेंट है, वो कमेंट करी थी कि मैम उनका कोई एग्ज़ाम होने वाला है, वो उसमें लिखी थी कमेंट में, मैंने पढ़ा था, मैंने रिप्लाई भी किया है। वो कौन सा एग्ज़ाम था, कोई 20 तारीख को उनका एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें वो लिखी थी मेरे को, रीता सिंह नाम है उनका। वो मैम एसपीडी का वो क्या है मैराथन लेके आइए थोड़ा सा, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं करा दूंगी। तो मैं कल पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि कल जो है वीडियो एसपीडी का मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एसपीडी करूँगी तो ये वाला वीडियो नहीं जाएगा, ये डेली जैसे जाता है वैसे डेली जाएगा चैनल पे, लेकिन उनसे मैंने प्रॉमिस किया है। आप लोग को भी कोई भी चीज़ ज़रूरी है ये कंप्लीट करा देना, तो आप लोग मैसेज में डाल दिया करो, मैं पक्का 100% करा दूंगी, ठीक है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और ठीक है कमेंट करना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।